जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो पर्यावरण की जो हमारी 1500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसी में आज हम आगे पढ़ेंगे और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न होंगे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आपका आज का जो पहला प्रश्न हो जाएगा वो आपको बताना है और साथ ही 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, उनके उत्तर आप ABCD करके जो है कमेंट में बताएंगे। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। रोज अपनी क्लास होती है शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की, शाम को 7:15 पर होती है अपनी बाल विकास की, रात में 10:10 पर होती है हिंदी की। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी के अपमार्जक कौन है, तब हमें सभी लोगों को आंसर बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे, फटाफट से उत्तर बताना है। तो पृथ्वी के जो अपमार्जक हैं वो कौन है? विकल्प नंबर 1 है जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमें बताना है। सभी लोग आंसर बताएंगे कि जो पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं। तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि जीवाणु। जीवाणु यानी कि जो विकल्प नंबर जीवाणु व कवक जो हैं ये पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हमें बताना है, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो मृदा, जल, तालाब या फिर वायु। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका जो आंसर हो जाएगा तालाब। तालाब यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सा नंबर आपका सही होगा, तालाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमें बतानी है। तापमंडल है, मध्यमंडल है, जलमंडल है या फिर आयन मंडल है। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बतानी है और 4 विकल्प हैं और 4 में से एक सभी लोग चयन करेंगे। क्या हो जाएगा आपका? सबसे ठंडी परत। अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है वो होती है मध्यमंडल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? सभी लोग आंसर बताएंगे और आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो है मीथेन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, डी नंबर। ठीक है, मीथेन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र से उलट जाता है? तो जल्दी बताना है, वन, तालाब, घासी स्थल या फिर इनमें से कोई नहीं। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है? तब हमें बताना है, 4 विकल्प है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 5 है और बताना है कि किस पारिस्थितिक तंत्र में जो है जीवभार का पिरामिड उलट जाता है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तालाब, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, तालाब जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, तालाब में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया? मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2006-07 में, 2007-08 में, 2008-09 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्पों में से हमें उत्तर बताना है कि मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2007-08, यानी कि आपका बी नंबर बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है,
बी नंबर 2007-8 में विद्या वन योजना का शुभारंभ किया गया, कहां पर? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2006, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, हमें बताना है। सभी लोग अपना अपना आकलन जरूर करते जाएंगे। कितने नंबर आपके आ रहे हैं लास्ट में सभी लोगों को बताना भी है, ठीक है? तो कौन से कितने नंबर बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो अपना आकलन करते जाएंगे। तब आपका राइट आंसर होगा 2005, है ना। इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई 2005, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आपको बताना है उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन आर्द्र पतझड़ वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में हमें बताना है, सामान्यतः बताना है कि सामान्यतः जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो 4 विकल्प और 4 में से एक का चयन करना है आप सभी को। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय जो वन है, वैसे तो सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन अगर समानता की बात होती है कि सामान्यतः जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, गलफड़ों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से अपना उत्तर चयन करें और उत्तर बताएं। रोज शाम को 6:30 बजे इसी प्रकार से आपकी कक्षा होगी और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पर्यावरण के होंगे वो आपको बिल्कुल पूरे के पूरे करवाए जाएंगे टेस्ट सीरीज पर आधारित। 7:15 पर बाल विकास की अपन ओल्ड पेपर हल कर रहे हैं, तो वो जिसको पढ़ना है ओल्ड पेपर वो पढ़ सकते हैं। तब आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सा, यानी कि गलफड़ों द्वारा जलीय जंतु जो है श्वसन लेते हैं। तो सा नंबर यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2007 में, 2006 में, 2008 में, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006। 2006 आपका सही हो जाएगा। बाल विवाह निरोध अधिनियम जो पारित किया गया वो 2006 में पारित किया गया और बी नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? बरगद, तुलसी, मेहंदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प हैं और हमें बताना है कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तब सभी लोग अपना अपना उत्तर बताएंगे और अपना अपना आकलन करते जाएंगे और साथ ही गिनते जाएंगे कि आप कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं और आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बरगद, यानी कि ए नंबर। जिन्होंने भी बताया है उनका 1 नंबर यहां पर प्लस हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? आपको बताना है। आपका फर्स्ट विकल्प है जड़ से, सेकंड तना से, थर्ड है फूल से, या फिर फोर्थ है तना से। तो जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी बताना है। ये डबल यहां पर हो गए हैं, फिर भी आपको उत्तर सही बताना है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फूल से, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, या फिर विटामिन के। तो वो कौन सा विटामिन है जिस विटामिन की कमी से जो है रक्त का बहना नहीं रुकता है? हमें बताना है। 4 विकल्प हैं। तब आप सभी ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। क्या बताया है? विटामिन
के, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? आप रबी की फसल जानते हो, खरीफ की फसल भी जानते हो। अब आपको खरीफ और रबी में अगर अंतर पता है तो आप खरीफ की फसल बताएंगे। गेहूं, गन्ना, धान या फिर मक्का, कौन सी खरीफ की फसल है? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि गेहूं आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। और ये जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। हाँ, ये यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक जरूर हुआ है। ये जो है रबी होना था यहां पर, कि जो रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की गेहूं होना था, है ना। गन्ना, मक्का, ये धान, ये खरीफ की हो जाती हैं, तो यहां पर आपका गेहूं हो जाएगा रबी का। तो ये देख लेना, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर प्रोटीन? तो उत्तर क्या होगा आपका? यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन पढ़ाना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है, खनिज लवण या फिर प्रोटीन पढ़ाना चाहता है? तब आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, बी नंबर का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं तो कौन से हैं? घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा, बिल, पेड़, पेड़, गुफा व बिल, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बता दिया है कि बंदर की जो घर है उसे कहा जाता है पेड़, और शेर की घर गुफा, और चूहे का घर बिल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्लेग है तो प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्लेग के बारे में बताना है कि प्लेग किस प्रकार की बीमारी है। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि ये जीवाणु जनित बीमारी है, और ए जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर वालों का। और अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल में, पीला, हरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसमें होती है पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किस रंग में सबसे अधिक होती है? 4 विकल्प में से एक का चयन करना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि लाल में होती है। पौधे में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण पूछा गया था, तो लाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 18 का। एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर एनाफिलीज मच्छर? तो डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? 4 विकल्पों में से चयन करना है एक विकल्प का। तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा आपका एडीज मच्छर, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। डेंगू रोग का वाहक है तो एडीज मच्छर, ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गाजर है एक कलिका, जड़, फल या फिर तना?
तो गाजर क्या है? गाजर बताना है। गाजर है तो क्या है गाजर? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? जड़। जड़ यानी कि बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गाजर है वो क्या है? जड़ है। और अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है तो कौन सा है? घनकंद, प्रकंद, जड़ या फिर कंद? तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? 4 विकल्प हैं, एक का चयन करना है, तब राइट आंसर आपका क्या होगा? जी हां, आपका आंसर हो जाएगा प्रकंद। प्रकंद यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जड़ें विकसित होती हैं तने से, प्रांकुर से, पत्ती से या फिर मूलांकुर से? तो जड़ें विकसित होती हैं किससे होती हैं? प्रश्न क्रमांक 21 है और 21 का सभी लोग आंसर बताएंगे। जड़ें विकसित होती हैं किसमें, किससे होती हैं विकसित? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है विकल्प नंबर डी, यानी कि मूलांकुर से, है ना। जड़ें जो विकसित होती हैं वो मूलांकुर से होती हैं और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी का, शैवाल का, जीवाश्मों का या फिर कवक का? तो फाइकोलॉजी में बताना है किसका अध्ययन किया जाता है ना। 4 विकल्प में से कमेंट में ए बी सी डी सभी को लिखना है और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में लिखो। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर बी, यानी कि शैवाल, है ना। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो किया जाता है शैवाल का और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ तो कब हुआ? 24 मई, 23 मार्च, 23 मई या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ, लेकिन किस तारीख को लागू हुआ ये हमें बताना है। तो 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 23 मई को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ और बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है किसका? जे.एस. रॉस का, ग्रीन का, प्लेटो का या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? सभी लोग उत्तर बताएंगे और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, यानी कि जे.एस. रॉस साहब का है कि पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है और आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजन एवं खेल संबंधी, आगमन, रटने का या इनमें से कोई नहीं। तो छोटी कक्षाओं में बताना है हमें कि पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? तब आपका उत्तर क्या होगा 4 विकल्पों में से? तब बिल्कुल सही आंसर मनोरंजन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी होनी चाहिए। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? सभी लोग बताएंगे। आवश्यकता का है, उपयोगिता का है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत है, उपरोक्त सभी है। तब आपको बताना है
तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। बहुत बढ़िया आंसर, डी नंबर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो कौन सा गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि है, सर्जनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है और उपरोक्त सभी है। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो कौन सा गुण है? प्रश्न क्रमांक अपना है 27 और 27 का हमें उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लक्ष्य केंद्रित विधि, सर्जनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, यानी कि उपरोक्त सभी। डी नंबर आपने बिल्कुल सही टिक किया है ना, सटीक टिक किया है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? 28 का आंसर हमें बताना है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है। क्या बताया है? पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, यानी कि जो एक नंबर है, आ नंबर है, वो आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोज अपनी क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, ठीक है, और ये आधा घंटा की होती है। तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, या इनमें से कोई नहीं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना है तो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे? 4 विकल्प में से हमें चयन करना है, सभी लोग चयन करेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न है और उत्तर भी सही ही आना चाहिए। और आपका बिल्कुल राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि ए नंबर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट, या पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है? ये 4 विकल्प हैं आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर हमें बताना है। जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? बिल्कुल राइट आंसर आया है आप लोगों का पौधों का अवलोकन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। और यहां पर जो अपने 30 प्रश्न हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सभी को शेयर भी करना है। ये अपनी सीरीज चल रही है, ठीक है। अमित, तोमर जी, आरती जी, विक्रम जी, सोनू, अतुल जी, जितेंद्र जी, अनिल जी, है ना, जूम, राजू जी, आरती, पूनम जी, दीपिका जी, अगर किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है, लिख सकता है, ठीक है।